एक ऐसे देश के बारे में सोचिए जिसके नाम के साथ ही जेन गार्डन, बुलेट ट्रेन और टेक्नोलॉजी की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। एक ऐसा देश जो अपनी शालीनता और शांति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब कल्पना कीजिए कि अचानक हेडलाइंस आने लगती हैं कि वही देश दशकों की चुप्पी तोड़कर अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, मिसाइलें खरीद रहा है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। हाँ, और ये सुनने में ही एक पहेली जैसा लगता है। बिल्कुल। जिस देश ने दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद अपनी पहचान ही शांति के रास्ते पर बनाई, जिसके संविधान में लिखा है कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा, वो अचानक इतना बड़ा यू टर्न क्यों ले रहा है? हाँ, और यही विरोधाभास इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। हम बात कर रहे हैं जापान की। क्या जापान वाकई लड़ाई चाहता है या ये सब सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की एक मजबूरी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो जापान के इतिहास, उसकी बदलती राजनीति और उसके पड़ोस में चल रही खतरनाक हलचलों की एक गहरी तस्वीर पेश करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ हथियार खरीदने या बजट बढ़ाने की बात नहीं है। ये एक राष्ट्र की 70 साल पुरानी सोच में आ रहे एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। एक सांस्कृतिक बदलाव, एक तरह से। हाँ, एक सांस्कृतिक बदलाव। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में बदल क्या रहा है। हम सुनते हैं जापान अपनी सेना बढ़ा रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, दशकों तक जापान की पहचान उसके संविधान के आर्टिकल 9 से जुड़ी रही है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जापान शांति बनाए रखने के लिए कभी भी सेना नहीं रखेगा। सही कहा। वो आर्टिकल 9 सिर्फ एक कानून नहीं था, वो एक राष्ट्रीय वादा था। हिरोशिमा और नागासाकी के तबाही के बाद जापान ने दुनिया से और खुद से वादा किया था कि वो दोबारा कभी आक्रामकता का रास्ता नहीं अपनाएगा। और इसीलिए उनकी सेना को सेना भी नहीं कहते, है ना? बिल्कुल, उसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस फोर्स, यानी आत्मरक्षा बल। हाँ, आत्मरक्षा बल, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा करना था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जो स्रोत हमारे पास है वो बताते हैं कि जापान अपने रक्षा बजट को दोगुना करने की राह पर है। और इससे वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा। और वो लंबी दूरी की मिसाइलें खरीद रहा है जो हमला होने पर दुश्मन के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर सकती हैं। मतलब जो देश अपनी नो वॉर पॉलिसी के लिए मशहूर था, वो अब जवाबी हमले की क्षमता बना रहा है। मुझे तो सबसे पहले यही समझना है कि इतना बड़ा यू टर्न क्यों? यहाँ जापान का नजरिया समझना दिलचस्प है। अगर आप जापानी नेताओं से पूछेंगे तो वो इसे युद्ध की तैयारी कभी नहीं कहेंगे। तो वो क्या कहेंगे? उनकी भाषा में ये एक मजबूत सुरक्षा की तैयारी है। उनका तर्क सीधा है, दुनिया बदल गई है, हमारा पड़ोस अस्थिर हो गया है और हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। मतलब ये एक रिएक्शन है, एक्शन नहीं। बिल्कुल। ये बदलाव किसी पर पहली चाल चलने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता हासिल करने के लिए है। लेकिन सुरक्षा की तैयारी और युद्ध की तैयारी में फर्क बहुत बारीक है ना? बहुत बारीक। मतलब एक देश जब मिसाइलें खरीदता है तो वो उसे अपनी रक्षा के लिए बताता है, लेकिन उसका पड़ोसी उसे अपने लिए खतरा ही समझता है। बिल्कुल। और चीन इसे सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं मानेगा। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा तनाव है। अच्छा। जापान जैसे काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी कह रहा है, यानी जवाबी हमले की क्षमता, उसे चीन या उत्तर कोरिया एक आक्रामक मुद्रा के तौर पर ही देखेंगे। तो पहले की नीति क्या थी? पहले जापान की नीति ये थी कि अगर कोई मिसाइल आती है तो हम उसे हवा में ही रोकेंगे। अब नई नीति ये है कि अगर हम पर हमला होता है तो हमारे पास भी दुश्मन के लॉन्च पैड को निशाना बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तकनीकी रूप से ये अभी भी रक्षात्मक है, लेकिन व्यवहार में यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। ठीक है, तो वो इसे रक्षा कह रहे हैं, लेकिन दुनिया, खासकर उनके पड़ोसी, इसे शक की निगाह से देख रहे हैं। और इस शक की वजह शायद जापान के अपने इतिहास में बहुत गहरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जापान के आज के हर कदम को उसके अतीत के चश्मे से देखा जाता है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि जिस सोनी, टोयोटा और निंटेंडो को हम जानते हैं, उसी देश की छवि 20वीं सदी की शुरुआत में एक क्रूर और विस्तारवादी सैन्य ताकत की थी। बिल्कुल। चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में उसने जो किया, वो जख्म आज भी ताज़ा हैं। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, वो एक राष्ट्रीय सदमा था। एक ऐसा घाव जिसने जापान की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। और उसी राग से एक नए शांतिप्रिय जापान का जन्म हुआ। हाँ, जिसने अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी अर्थव्यवस्था
और तकनीक को बनाने में लगा दी। और शायद यही वजह है कि आज जब जापान अपने रक्षा बजट को थोड़ा भी बढ़ाता है तो दुनिया भर में, खासकर चीन और दक्षिण कोरिया में, एक बेचैनी से दौड़ जाती है। सवाल वही पुराना उठता है, कहीं जापान फिर से वही पुराना रास्ता तो नहीं पकड़ रहा? ये ऐतिहासिक साया आज भी उसका पीछा कर रहा है। और ये जापान की विदेश नीति पर एक बहुत बड़ा दबाव है। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। उसे लगातार दुनिया को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि उसका इरादा सिर्फ अपनी रक्षा करना है, इतिहास को दोहराना नहीं। लेकिन जब आपके पड़ोसी आप पर भरोसा ना करें तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। ये ऐतिहासिक बोझ तो है ही, लेकिन आज के समय में ऐसा क्या हो रहा है जो जापान को ये कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है? चलिए अब जरा जापान के पड़ोस की टेंशन को समझते हैं। नक्शे पर देखें तो जापान एक बहुत ही, मुश्किल कहना भी शायद कम होगा, ये दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाकों में से एक है। एक तरफ चीन है जो एक आर्थिक और सैन्य सुपर पावर बन चुका है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जो एक अनप्रिडिक्टेबल परमाणु शक्ति है। और पास में रूस भी है जिसका आक्रामक रवैया सबने देखा है। जापान इन तीनों के बीच में फंसा हुआ है। चीन की बात करें तो तनाव सबसे ज्यादा कहाँ है? हमारे स्रोतों में ईस्ट चाइना सी में कुछ द्वीपों को लेकर विवाद का जिक्र बार बार आता है। हाँ, सेनकाकू द्वीप, जिन्हें चीन में दियाओयू कहा जाता है, वो जापान और चीन के बीच तनाव का केंद्र है। ये सिर्फ कुछ चट्टानी द्वीप तो नहीं है? नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव और समुद्री संसाधनों का सवाल है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या? पिछले साल चीनी सरकारी जहाजों ने इन द्वीपों के पास जापानी समुद्री सीमा के करीब रिकॉर्ड 350 से ज्यादा दिन बिताए। 350 दिन मतलब लगभग हर दिन। हाँ, ये तो किसी के दरवाजे पर रोज आके खड़े होने जैसा है। ये सिर्फ गश्त नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है। बिल्कुल, ये लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और जापान को थकाने की रणनीति है। इसके अलावा ताइवान को लेकर चीन का जो आक्रामक रुख है, वो भी जापान के लिए एक बड़ी चिंता है। उन्हें क्यों चिंता है? जापान को डर है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो लड़ाई जापान के दरवाजे तक आ सकती है। और उत्तर कोरिया का क्या? वो तो ऐसे मिसाइल टेस्ट करता है जैसे कोई दिवाली पर रॉकेट छोड़ रहा हो। और उसकी मिसाइलें कई बार जापान के ऊपर से होके गुजरती हैं। सच में? हाँ, सोचिए आपके शहर में एयर रेड सायरन बजने लगे और आपको SMS आए कि पास के किसी सुरक्षित बंकर में छिप जाइए क्योंकि आपके ऊपर से एक मिसाइल गुजर रही है। ये तो बहुत डरावना है। और अप्रत्याशित व्यवहार जापान को हमेशा चौकन्ना रखता है। तो जब आपके पड़ोस में ऐसा माहौल हो तो शांति का नारा देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चीन और उत्तर कोरिया जैसे पड़ोसी हो तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा बढ़ाएगा, ये समझ आता है। लेकिन मुझे ये बात हैरान करती है कि जिस देश के लोगों ने दशकों तक किसी भी तरह के सैन्यीकरण का विरोध किया, वो आज इस बदलाव के लिए तैयार कैसे हो गए? क्या देश के अंदर का माहौल भी बदल गया है? ये इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ये बदलाव सिर्फ बाहरी दबाव से नहीं आ रहा, जापान के अंदर भी एक बड़ा मंथन चल रहा है। अच्छा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस बदलाव की नींव कई साल पहले ही रख दी थी। उन्होंने ही संविधान की शांतिवादी व्याख्या को बदलने की कोशिशें शुरू की थी। अब मौजूदा सरकार बस उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। और आम लोगों का क्या, जो जापानी नागरिक हमेशा शांति के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, उनकी सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया है। दशकों तक रक्षा बजट बढ़ाने की बात करना भी एक राजनीतिक टैबू था, लेकिन अब सर्वे दिखाते हैं कि जापान की जनता का एक बड़ा हिस्सा, खासकर युवा पीढ़ी, एक मजबूत सेना का समर्थन कर रही है। ऐसा क्यों? जिन लोगों ने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी, वो सुरक्षा को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ शांति की बातें करने से देश सुरक्षित नहीं रह सकता, तैयारी भी जरूरी है। और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है? अमेरिका जापान गठबंधन तो बहुत पुराना है। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका जापान की सुरक्षा की गारंटी देता रहा है, लेकिन अब अमेरिका का संदेश भी बदल गया है। कैसे? वो कह रहे हैं हम दोस्त हैं और आपकी रक्षा करेंगे, पर आप तो भी अपनी रक्षा के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मतलब अमेरिका चाहता है कि जापान और सक्रिय हो? हाँ, वो चाहता है कि इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान एक ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। तो एक तरह से ये बाहरी खतरा, बदलती घरेलू सोच और अमेरिकी प्रोत्साहन, इन तीनों का मिला-जुला असर है। अच्छा, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मान लीजिए जापान एक बड़ी सैन्य शक्ति बन जाता है, तो इसका दुनिया पर और खासकर एशिया पर क्या असर होगा? ये इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को कैसे बदलेगा? शक्ति संतुलन यानी कौन कितना ताकतवर है और कौन किसको रोक सकता है, उसका पूरा गणित ही बदल जाएगा। अच्छा। अब तक अमेरिका इस इलाके का बिग बॉस था और जापान उसका एक जूनियर पार्टनर।
अब जापान भी इस खेल में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। इसका असर हर देश पर अलग अलग होगा। जैसे कि चीन इसे सीधे तौर पर अपने खिलाफ एक कदम के तौर पर देखेगा। उसे लगेगा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और नतीजा? वो अपनी सैन्य तैयारी और बढ़ा सकता है, यानी एक हथियारों की होड़ का खतरा बढ़ जाएगा। और दक्षिण कोरिया? दक्षिण कोरिया, जिसका जापान के साथ एक बहुत ही जटिल और दर्दनाक ऐतिहासिक रिश्ता है, वो भी चिंतित होगा। उसे डर रहेगा कि जापान का राष्ट्रवाद कहीं फिर से आक्रामक न हो जाए। और अमेरिका तो जाहिर है खुश होगा। हाँ, अमेरिका के लिए ये एक जीत जैसी स्थिति है। उसे चीन को रोकने के लिए इस क्षेत्र में एक मजबूत और भरोसेमंद साथी मिल जाएगा। तो दुनिया को एक नया संदेश जाएगा। बिल्कुल। संदेश ये है, जापान अब सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खड़ा होने को तैयार है। तो ये सब सुनने में तो एक और तनाव और हथियारों की होड़ का नुस्खा लगता है, लेकिन हमारे एक स्रोत में एक बिल्कुल उल्टा और दिलचस्प पहलू भी बताया गया है कि शायद जापान के मजबूत होने से इस क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये शांति के लिए शक्ति या पीस थ्रू स्ट्रेंथ का सिद्धांत है। इसके पीछे का तर्क ये है कि टकराव तब होता है जब एक पक्ष को लगता है कि दूसरा पक्ष कमजोर है और वो आसानी से उसे दबा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब दोनों पक्ष बराबर के ताकतवर हों तो कोई भी सीधे टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहता। ये वैसा ही है जैसे एक गली में अगर एक ही पहलवान हो तो वो दादागिरी करेगा, लेकिन अगर दो बराबर के पहलवान हो तो दोनों एक दूसरे से उलझने से पहले 10 बार सोचेंगे। मतलब एक मजबूत जापान शायद चीन को ताइवान या सेनकाकू द्वीपों पर कोई भी आक्रामक कदम उठाने से पहले सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। इससे एक तरह का डेटरेंस यानी निवारण पैदा होता है। जब चीन को पता होगा कि जापान के पास भी जवाबी हमले की क्षमता है और अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, तो वो कोई भी कदम उठाने के फायदे और नुकसान का हिसाब ज्यादा सावधानी से करेगा। तो हो सकता है कि विरोधाभासी रूप से जापान का सैन्यीकरण युद्ध को न्योता देने के बजाय उसे टालने का काम करे। हाँ, ये भी एक संभावना है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे देश की है जो अपने शांतिपूर्ण अतीत और एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य के बीच फंसा हुआ है। सही। ये युद्ध की तैयारी से ज्यादा सुरक्षा की मजबूरी लगती है। ये भविष्य की अनिश्चितताओं से खुद को बचाने का एक तरीका है। ये दशकों तक दूसरों पर निर्भर रहने के बाद अपनी सुरक्षा की बागडोर अपने हाथों में लेने की कोशिश है। और जापान का अंतिम संदेश दुनिया के लिए साफ है, हम शांति चाहते हैं पर हम कमजोर नहीं हैं, हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल। ये एक नए जापान का उदय है और दुनिया को इसके साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जब एक देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता है तो वो अपने पड़ोसियों के लिए असुरक्षा का कारण कब बन जाता है? एक देश के लिए जो रक्षा है वो दूसरे के लिए खतरा कब नजर आने लगता है? शांति और तैयारी के बीच की ये महीन रेखा, शायद यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल पहेली है।